आज चर्चा करेंगे बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब ये मांग उठने लगी है कि विपक्ष को एकजुट होकर के अगला चुनाव यानी अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल है, ममता बनर्जी की जो तीसरी बार जीत हुई है उसके बाद आपको क्या लगता है कि विपक्ष का जो इंडेक्स है वो ज्यादा मजबूत हुआ है? आप क्या क्या सोचते हैं? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि विपक्ष का जो पक्ष है वो मजबूत हुआ है। और ये जो भ्रांति पूरे देश में फैली हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी और शाह के नेतृत्व में है उसको कोई कहीं हरा नहीं सकता है, वो भ्रांति समाप्त हो गई, क्योंकि वो बुरी तरह से हारे बंगाल में और ममता बनर्जी विजयी हुई। तो इसलिए बंगाल का चुनाव हम लोग शुरू से कह रहे थे कि उसका एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ेगा, और वो राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ा। और पूरे देश में अब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि ममता बनर्जी ने खूब वहां पर संघर्ष किया और इनके जगरनॉट को रोक दिया बंगाल में, और एक बहुत शानदार जीत हासिल की। लेकिन जो अभी भी तृणमूल में वापस होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 6-7 बीजेपी के नेता वापस तृणमूल में गए हैं, तो एक उल्टी लहर सी वहां पे बह रही है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए कुछ तो इस तरह के लोग होते हैं जो विजयी पार्टी होती है, विक्टोरियस पार्टी होती है, उसके खेमे में चले जाते हैं। पहले उनको लगा कि शायद बीजेपी ने जितना प्रचार कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी बंगाल में, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी हार गई, वो भी बुरी तरह, तो फिर वो टीएमसी में वापस आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग। और ममता जी ने तो पब्लिकली इस बात की घोषणा की है कि वो कुछ लोगों को वापस लेंगी, लेकिन सबको वापस नहीं लेंगी। जिन्होंने धोखा दिया है, दगाबाजी की है, ऐसे लोगों को वापस नहीं लेंगी। लेकिन एक सिलसिला है जो चल पड़ा है बंगाल में, और बहुत सारे लोग जो कुछ क्षण के लिए बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो लोग वापस टीएमसी में लौट रहे हैं। सर, हाल यदि हम देखें बंगाल विधानसभा के नतीजे या फिर कोविड के जो दूसरा लहर हुआ है उसमें सरकार की कमजोरियों को उजागर किया है, तो आपको लगता नहीं है कि ये सबसे अच्छा मौका है यदि विपक्ष एकजुट हो जाए तो? बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूं। ये एक बहुत अच्छा मौका है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं इस बात का भी कायल हूं कि अंग्रेजी में कहावत है ना कि लेट बेस्ट नॉट बी द एनिमी ऑफ गुड। तो जो सर्वोत्तम है उसको उत्तम का दुश्मन मत बनाइए। जो कुछ हम कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए, और सर्वोत्तम की उम्मीद में हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए विपक्ष में जो लोग साथ आने को तैयार हैं उन लोगों को लेके विपक्षी एकता को आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे करके चुनाव आते आते और लोग भी उसमें शामिल होते रहेंगे। लेकिन सर, सबसे कमजोर कड़ी तो है आपके पास एक कांग्रेस, उसका क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे उसको तो कांग्रेस पार्टी को उसको करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी संजीदगी दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और जो विपक्ष का एका होता है उसमें कांग्रेस पार्टी को भी शामिल होना चाहिए। देखिए, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सचमुच में राष्ट्रीय स्तर पर है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस तरह के गठबंधन में आना उपयोगी होगा। लेकिन ये फैसला, इसके बारे में सोचना, शर्तें तय करना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें बहुत सारे मैच्योर लीडर्स हैं, वो इसके बारे में सोचेंगे, और कोशिश यही होगी कि कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी एकता में साथ आए। तो क्या हम एक और यूनाइटेड फ्रंट जैसा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं क्या सर? अब उसका क्या नाम होगा ये कहना आज के दिन संभव नहीं है,
लेकिन जैसा आपने और हमने शुरू में कहा कि विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और जब एक होते हैं तो ताकत बढ़ती है और लोग उस शक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। ये सब फायदे होते हैं इकट्ठे आने। तो नेता क्या ममता बनर्जी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि ये एक ट्रैप है जिसमें नहीं पड़ना चाहिए। कि नेता कौन है, ये बीजेपी वाले ये ट्रैप, ये एक फंदा फेंकते हैं कि बताइए आपका नेता कौन है। हमारे सब नेता हैं, हमारे पास जितने नेता हैं विपक्ष में उतने नेता बीजेपी के पास नहीं है। तो इसलिए सब लोग इकट्ठे आएंगे और अगर जनता का आशीर्वाद मिला और लोकसभा में बहुमत मिला तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री चुन लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात अब सर थोड़ी अर्थव्यवस्था की कर लेते हैं। आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, अभी के जो हालात हैं उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, जो भी बात की जा रही है, महंगाई की बात हो रही है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं एक तो आपको ये बता दूं कि कोविड इसका कारण नहीं है। डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई 2016 में, उसके बाद से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जा रही है साल दर साल। और अगर हमारा विकास दर उसके पहले 8% था तो वो गिरकर 4% पर आ गया था कोविड के पहले। और कोविड से जरूर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और अब हमारा ग्रोथ जो है वो नेगेटिव चल रहा है, माइनस में चल रहा है। और जाहिर है कि लाखों करोड़ों की जो आमदनी थी आम लोगों की, उसको उन्होंने खोया है इस दरमियान। सरकार की तरफ से जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए थे, मुझे लगता है कि सरकार ने अभी तक उतने कदम नहीं उठाए हैं। निर्मला सीतारामन जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2 बार घोषणा की 20-20 लाख के पैकेज की। तो अगर उसको देखें तो 40 लाख करोड़ का पैकेज मिल चुका है देश को, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। इसलिए नहीं पड़ा है कि अर्थव्यवस्था में मंदी का मुख्य कारण मैं मानता हूं वो है डिमांड का कम होना। मांग में गिरावट आई है और इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। तो क्या आप सरकार को नोट छापने की सलाह देंगे? नहीं, 1 मिनट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो ये दोनों जो हैं आपस में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मांग भी कम हो और मुद्रास्फीति भी। मांग का कम होने के बाद मुद्रास्फीति में कमजोरी आनी चाहिए। तो ये एक बड़ा भारी कॉन्ट्रडिक्शन है आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था में। जहां तो तक नोट छापने का, जी हाँ, आपने पूछा नोट छापने के बारे में, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल हो, सरकारी खर्च के लिए नहीं, सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल हो और प्राइवेट सेक्टर जो बाजार से पैसा उठाती है उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़े। तो इसलिए अगर सरकार एडिशनल नोट छपवाती भी है आरबीआई से और उसको सही ढंग से खर्च करती है तो इसका माकूल प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। सबसे बड़ा खतरा जो होता है अधिक नोट छपवाने का, वो होता है मुद्रास्फीति का। अगर हमने सप्लाई साइड को दुरुस्त करके रखा तो मुद्रास्फीति पर हम कंट्रोल, नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए मेरे को कोई एतराज नहीं है अगर इन सब सावधानियों को बरतते हुए हम कुछ एक्स्ट्रा नोट्स छपवाएं। एक और टिप्पणी चाहूंगा। एज ए विदेश मंत्री, चीन की कोई बात नहीं कर रहा है सर। ये बहुत मैं मानता हूं कि अफसोस की बात है कि हम चीन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कल परसों मनाया था सालगिरह उस दिन का जिस दिन हमारे 20 सैनिक गलवान में मारे गए थे। मेरी अपनी सूचना है भारती जी कि चीन को हमारी भूमि पर कब्जा करना था लद्दाख में, उसने कब्जा कर लिया है, आराम से बैठा हुआ है। हम जहां बैठे थे उसको लेकर अगर चीन को कुछ दिक्कत थी तो एक राउंड ऑफ टॉक्स हुआ जिसमें हम वहां से पीछे हट गए। हमने गलती, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये किया कि सारे मुद्दों पर विचार करके एग्रीमेंट होने के पहले ही
हम वहां से पीछे हट गए और अब कोई बातचीत नहीं हो रही है चीन के साथ, और चीन आराम से बैठा है हमारी भूमि के ऊपर। तो इसका मतलब हम तो पीछे हट गए और हमारे ऊपर कब्जा उनका बरकरार है, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बरकरार है। आप डोकलाम देखिए ना, डोकलाम में है, अब हम लोग भूल गए डोकलाम को क्योंकि ये 3-4 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन डोकलाम में शुरू में दोनों सेनाएं पीछे हटी, उसका धीरे धीरे करके चीन आगे बढ़ गया और डोकलाम में उसने अपने बहुत सारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं और बहुत सारी फौज को वहां पर तैनात कर दिया है। तो डोकलाम से हमको जो खतरा था चीनी मौजूदगी से, वो खतरा और बढ़ गया। लेकिन अब हम चूंकि लद्दाख की बात करते हैं, गलवान की बात करते हैं, पैंगसोंग लेक की बात करते हैं, तो डोकलाम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हमको चीन के स्वभाव को समझना पड़ेगा और उसी तरह सावधानी से चीन से हमको डील करना पड़ेगा। एक अंतिम का सवाल है सर, सरकार ने जिस ढंग से कोविड वैक्सीन को हैंडल किया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार ने अंततः फैसला किया, जो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में वो फैसला हुआ, वो फैसला सरकार को बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि वो सारे लोगों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएंगे। वैक्सीनेशन ही अगर आज के दिन कोई उपाय है तो वो वैक्सीनेशन है। और दूसरे मुल्कों ने कोविड को काफी कुछ नियंत्रित कर लिया है वैक्सीनेशन के माध्यम से, तो इसलिए वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होना चाहिए था तेजी के साथ। और उसमें शुरू में खलल आई क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी। अब सरकार ने फैसला किया है कि वो मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएगी, तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जब टीका लेंगे और इस साल के अंत तक अगर 40-50% देश की आबादी टीका ले लेती है तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहीं पे खत्म करते हैं, वक्त अब इतना ही है। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।